समय मैंने दिया और जितना मैं वहाँ पहुँची और खास करके मैं अपने समाज के बीच में, महिलाओं के बीच में, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, नौजवान है, युवा है, बेटियां हैं, उनके बीच में गई हूँ। तो दरअसल ये चुनाव नॉर्मल चुनाव जैसा नहीं रह गया है। तो हमेशा अपने समाज के लोगों का उन्होंने शोषण ही किया। जब वो आज उनके साथ उनका समाज भी नहीं है, क्योंकि समाज कहता है जो बिन पेंदी का लोटा है, हम राजभर समाज का सम्मान नहीं खो सकते उस व्यक्ति के लिए। तो आज उनके साथ उनका समाज भी नहीं खड़ा है। अगर वोट परसेंटेज नहीं घटा, अगर शासन ने और सत्ता ने मिल करके अगर गरीबों को उनके लोकतांत्रिक जो उनका अधिकार है वोट का हनन नहीं किया, क्योंकि अगर आपका वोट परसेंटेज वहां से घटता है तो ये साक्षात रहेगा, सबके सामने रहेगा कि वहां पे आपने पोलिंग नहीं होने दी। तो अगर वोट परसेंटेज जो है जितना पिछले चुनाव में था अगर उतना ही रहता है तो मैं मानती हूं कि हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये आप भी बता रहे हैं और ये प्रत्यक्ष भी है कि जब उन्हें समझ में आता है कि चुनावी जो आपका मुकाबला है उसमें आप हर तरफ से विफल हो रहे हैं, तब आप जाति को ले आइए, तब आप धर्म को ले आइए और इसकी राजनीति को करिए और लोगों के मन के साथ खेलिए। और इसी खिलवाड़ को करके ये पहले जीते हैं, लेकिन अब इनका सफाया होने वाला है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घोसी का चुनाव जो है, इस समय घोसी के चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी में तगड़ा मुकाबला है। आज शाम वहां जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में दोनों दल की तरफ से बड़े बड़े नेता घोसी में डेरा डाल दिए हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक, मछली शहर की विधायक, जो सड़क से लेकर सदन तक लोग जनता की समस्या को उठाती हैं, वो 2-3 दिन से घोसी में जमी रही और उन्होंने प्रचार भी किया है। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल पे पहले आपका। बहुत बहुत आभार विभाष भाई। और आपकी सेहत ठीक नहीं थी तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था और आप जल्दी से स्वस्थ होकर के घोसी में जनता के बीच में, सभी के बीच में आए हैं। बहुत बहुत आभार आपका। विधायक जी, क्या माहौल चल रहा है ये बताएं, जो है घोसी का माहौल क्या है इस समय? दरअसल घोसी का जो उपचुनाव है उसका कारण भी थोड़ा सा अटपटा सा रहा। एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भाजपा सरकार में उन्होंने 5 साल मलाई खाई, वहाँ के मंत्री रहे और वो वहाँ से जब मंत्री रहे तो उन्होंने अपने समाज को ये आश्वासन दिया कि मैं आपके हर सुख दुख में रहूँगा और आपके जो भी विकास कार्य होंगे उन्हें पूरा कराने की पूरी कोशिश करूँगा। 5 साल मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने अपने समाज को वो सम्मान जिसके वो हकदार थे वो दिला नहीं पाए। फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव जब 22 का आया, उस समय आखिरी मोमेंट पे मंत्री पद जो है उसको त्याग करके समाजवादी विचारधारा में प्रवाहित होकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए और उन्होंने अपनी बातों को वहाँ एक्सप्रेस किया कि भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी समाज के लोग हों, अगर उन्हें कोई भी पद देते हैं उनको, तो वो उस पद से वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बना के काम करवाते हैं, उनके समाज का कोई भला नहीं करने देते। और शायद यही कारण था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और समाजवादी पार्टी ने भी दोनों हाथ खुले करके उन्हें पूरे प्यार और सम्मान और आदर के साथ टिकट दी और घोसी से, और वो लड़े, चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से और जनता का भी पूर्ण समर्थन मिला। अब भारी मतों से जीत करके सदन में पहुंचे, लेकिन उसके बाद शायद उन्हें वो रास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्ता ही सत्ता का ख्वाब देखा था और वो ये भूल गए थे कि चाहे वो कोई भी सदन हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, जितना पक्ष मजबूत होना जरूरी है उतना ही विपक्ष। और उन्होंने सिर्फ अपना लाभ देख करके आज ये उपचुनाव आपके सामने है, जनता के सामने है, प्रदेश के सामने। विधायक जी, 2-3 दिन से आप जो है घोसी में लगातार जमी हैं, गाँव में जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, क्या लोगों का किस तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं? क्या इस चुनाव में क्या फैक्टर सामने आ रहा है? विभाष जी, घोसी चुनाव में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा पाई, थोड़े स्वास्थ्य कारणों की वजह से, लेकिन जितना समय मैंने दिया और जितना मैं वहाँ पहुँची और खास करके मैं अपने समाज के बीच में, महिलाओं के बीच में, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, नौजवान है, युवा है, बेटियां हैं, उनके बीच में गई हूँ। तो दरअसल ये चुनाव नॉर्मल चुनाव जैसा नहीं रह गया है। जनता खुद कह रही है कि दीदी अच्छा हुआ आप आ गई, क्योंकि जब सदन में आप सवाल करती हैं और हमारे हक की बात करती हैं कि आप रोड कब बनवाएंगे, आज भी आप कहते हैं डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, और सरकारी स्कूलों में आपके तार खंभे और ट्रांसफार्मर तक नहीं है, बच्चों के पास बिजली नहीं है, और कहाँ का डिजिटलाइजेशन है। वो बच्चे कहते हैं कि जब इनके मंत्री आते हैं यहाँ तो हम उनसे पूछते हैं
कि सदन में आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब चिकित्सा की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, महिलाओं के ऊपर हो रहे आए दिन बढ़ते हुए अत्याचार की बात होती है, तो आप क्यों चुप रहते हैं? सिर्फ वोट लेना ही आपका काम है। ये उपचुनाव आ गया तो आप वोट मांगने आ गए, उसके बाद आप 5 साल दिखाई नहीं देते, तो जनता स्वयं जवाब दे रही है और जनता बड़ी संगठित भी हो गई है। अच्छा, जब से ये आपका एनडीए के अगेंस्ट इंडिया बना है, वो हमें लगता है पहला चुनाव है आपके इंडिया का। हाँ, तो ये किस मायने में देख रहे हैं कि जीत के क्या आपके संजीवनी देगी, क्या देगी इंडिया को? विभाष जी, जैसे आपने इंडिया बोला, मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई और मेरे साथ समक्ष जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उनके भी चेहरे पे आ गई। क्योंकि इन्होंने पहले तो ये सोचा एनडीए की सरकार ने कि ये एकजुट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्टेप था इंडिया का, एक जगह एक साथ जुट करके खड़े होना, वो हमने करके दिखाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये भले साथ में आ जाएं, लेकिन सीट का बंटवारा जो है ये इनके बस की बात नहीं होगी। जिस तरीके का मुंबई में अभी कॉन्फ्रेंस हुआ और जिस तरीके से हर पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, उन्होंने यही कहा कि हम अपने से ज्यादा प्राथमिकता इस गठबंधन को देते हैं। भले हमें अपना बलिदान देना पड़े, भले जितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन हमारे लिए गठबंधन महत्वपूर्ण रहेगा, ना कि हमें कितनी सीट्स मिल रही हैं। तो हमने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। और उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी, आज फिर से इस आजाद भारत में भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हम कहीं से भी अपने आप को आजाद नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो देश को आजाद करने की लड़ाई है और इसमें हर कोई एकजुट हो रहा है और इसका नारा भी इंडिया है। और जब जब इंडिया की आवाज लगती है तो हर किसी का दिल जो है जोरों से धड़कने लगता है। और उपचुनाव में घोसी में भी यही हाल है। घोसी चुनाव की ही बात हो रही है तो राजभर जी अखिलेश के ऊपर अक्सर हमलावर रहते हैं, लेकिन वो अब इस चुनाव को जो है सपा भाजपा न बना के उन्होंने कहा है कि अखिलेश की राजभर की लड़ाई है। देखिए, उनकी जो लड़ाई रही है वो हमेशा अपने समाज के लोगों का उन्होंने शोषण ही किया। जब वो भाजपा में रहे, उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया, उसके बाद उन्होंने उनको गालियां दी और वो पार्टी को छोड़ दिया। फिर उसको छोड़ने के बाद काफी समय तक वो अकेले रहे। उसके बाद जब उन्हें लगा कि सत्ता जो है समाजवादी पार्टी की आ रही है, जो कि असलियत में भी आ रही थी, अगर हमारे साथ वो गलत चीजें नहीं होती तो उन्होंने फिर आकर के समाजवादी पार्टी का दामन थामा और हमारी विचारधारा में उन्होंने एक कहते हैं सहमति को जताया। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए और उनके पक्ष में नहीं गया, वो सत्ता में नहीं पहुंचे, तो उसके बाद जिस पार्टी ने उनको सदन तक पहुंचाया, उसी पार्टी के बारे में अनाप शनाप टिप्पणियां करने लगे। अखिलेश से मुकाबला बता के क्या वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं? क्या ऐसा राजभर कहते हैं कि हमारा मुकाबला अखिलेश से है? क्या अखिलेश के बराबर के नेता है ओम प्रकाश राजभर? आज उनके साथ उनका समाज भी नहीं है, क्योंकि समाज कहता है जो बिन पेंदी का लोटा है, हम राजभर समाज का सम्मान नहीं खो सकते उस व्यक्ति के लिए। तो आज उनके साथ उनका समाज भी नहीं खड़ा है और जिस तरीके की वो बातें करते हैं उनका समाज भी उसको पसंद नहीं करता है। आज उन्हीं के समाज के बहुत सारे लोगों से मैं मिली घोसी में, चाहे वो महेंद्र राजभर जी हों और उनके साथ जुड़े हुए और भी राजभर समाज के लोग हों। वो कहते हैं उन्होंने चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इतनी मेहनत की कि राजभर समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे को अहमियत दी और शायद उसी कारण की वजह से आज वो फिर से दल बदल करके एक दूसरी जगह पर खड़े हैं। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। देखिए, घोसी में कहा उन्होंने जाके, उनकी टिप्पणियां उनके चुनाव के दौरान भी हुई थी और उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस तरीके की टिप्पणियां वो करते रहते हैं और मुंह की खाते रहते हैं। तो उनको उपचुनाव का रिजल्ट, अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, अगर वोट परसेंटेज नहीं घटा, अगर शासन ने और सत्ता ने मिल करके अगर गरीबों को उनके लोकतांत्रिक जो उनका अधिकार है वोट का हनन नहीं किया, क्योंकि अगर आपका वोट परसेंटेज वहां से घटता है तो ये साक्षात रहेगा, सबके सामने रहेगा कि वहां पे आपने पोलिंग नहीं होने दी। तो अगर वोट परसेंटेज जो है जितना पिछले चुनाव में था, अगर उतना ही रहता है तो मैं मानती हूं कि हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहीं समाजवादी पार्टी को इसका डर है क्या? क्योंकि आपके प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि वहाँ के थाना अध्यक्ष को और सीईओ को कि वो मीटिंग करके थाने पे प्रधानों और बीडीसी से कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोटिंग कराने के लिए कह रहे हैं। आए दिन ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। वहाँ के ग्राम प्रधानों को, वहाँ के कोटेदारों को, वहाँ के सभासदों को, जो भी वहाँ के लोग हैं जो कि किसी भी, चाहे वो छोटे जनप्रतिनिधि हों या किसी भी तरीके से वो जनता के बीच में काम करते हैं, उन लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि आप वोट न डालें।
इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वोटिंग परसेंटेज घटता है तो वो प्रत्यक्ष रहेगा और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के सामने रहेगा कि किस तरीके से एनडीए की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की और हमारे वोट के अधिकार का हनन कर रही है, डरा के धमका करके जनता को वोट नहीं देने दे रही है। पूरा मंत्री उतार दिया है बीजेपी ने, पूरे मंत्री को उतार दिया है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप लोग तो विधायक तक नेता ही लोग लग रहे हैं, कैसे मुकाबला हो पाएगा? विभाष जी, ये हर बार अपना नाकामी का जो टीकरा है वो पुरानी सरकारों पे फोड़ते आए हैं। जनता ने बहुत विश्वास दिखाया था इनके ऊपर, 5 साल की केंद्र की सरकार के बाद वापस से इन पे भरोसा किया और आज ये 10 साल पूरे होने वाले हैं लमसम। साथ ही साथ केंद्र की सरकार भी लमसम 7 साल पूरे होने वाली है, लेकिन जनता आज भी बिजली की व्यवस्था से बेहाल है, सड़क की व्यवस्था से बेहाल है, स्ट्रेचर मिलते नहीं है अस्पताल में, गोद में मरीज को लेकर के जाना पड़ता है। इनके मंत्री जो है छापा मारते रहते हैं लेकिन कोई भी कहीं पे भी कोई उपलब्धि नहीं होती। मैं जौनपुर जनपद से विधायक हूँ और आप जाकर के उमानाथ सिंह जो है मेडिकल कॉलेज, उसका हालत देख लीजिए कि आज उसके एंट्री के रूट टूटे पड़े हैं, कोई भी विभाग नहीं है, आए दिन मरीज जो हैं उनको यहाँ से रेफर किया जाता है। तो वो जो क्षेत्र में जा रहे हैं वोट मांगने, जनता उनसे जवाब पूछ रही है, उनसे उनके अधिकारों की बात कर रही है और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कब तक जनता के अधिकारों का हनन करते रहेंगे? क्या ये जवाब जो नहीं दे पाते हैं इसलिए उलूल जुलूल की बातें करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं? क्योंकि अभी राजभर का भी एक और बयान आया है जो काफी विवादित बयान है, अक्सर वो बयान देते रहते हैं। उन्होंने यादवों पे एक बयान कर दिया है जिसको लेकर बड़ा हो हल्ला मचा है, यादव नाराज है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, राजभर कह रहे हैं। क्या वो जानबूझ किस तरह करते हैं क्या? देखिए, ये आप भी बता रहे हैं और ये प्रत्यक्ष भी है कि जब उन्हें समझ में आता है कि चुनावी जो आपका मुकाबला है उसमें आप हर तरफ से विफल हो रहे हैं, तब आप जाति को ले आइए, तब आप धर्म को ले आइए और इसकी राजनीति को करिए और लोगों के मन के साथ खेलिए। और इसी खिलवाड़ को करके ये पहले जीते हैं लेकिन अब इनका सफाया होने वाला है। कितना कॉन्फिडेंस है आपको इस चुनाव घोषी को लेकर? कैसे आप जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या अंतिम में कहना चाहेंगे? मुझे जनता पे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं जब भी जनता के बीच में जाती हूँ तो वो जो समाजवादी विचारधारा जिसकी जननी एक गांव से हुई, श्रद्धेय नेताजी ने जिसकी नींव को रखा और कई सारे लोग इसमें प्रवाहित हुए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका झंडा लेकर के सबसे आगे चल रहे हैं। तो जनता ये कहती है कि दीदी चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बराबरी मांगता है कि ये देश जितना मेरा है उतना तेरा है। तो कहती दीदी मैं इंडिया के साथ खड़ा हूँ, दीदी मैं इंडिया के साथ खड़ी हूँ। तो वो खुद ये बात को बोल रहे हैं कि इंडिया बड़ा मजबूत हो गया है और इंडिया डेफिनेटली जीतेगा। घोषी में इंडिया जीत रहा है जी, मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया भारी मतों से जीतेगा। देखिए, हमारे साथ विधायक जी थी जो सड़क से लेकर सदन तक हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्होंने कहा है कि घोषी से हम चुनाव जीत रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।